हेलो एंड वेलकम टू जीनो आईएएस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने कंफर्टेबल जोन्स में बैठे होंगे और आप पूरा अटेंशन के साथ इस सेशन को सुनेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा परिश्रम के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये सेशन बनता है। और इस सेशन की हर एक स्लाइड बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। ये आपको तब पता चलेगा जब ये सेशन आप अच्छे से देखोगे और इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करोगे। जितना आप समझोगे उतना ही आपको समझ आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर आप ये सेशन देखो। मैं किसी भी चीज की बात नहीं करूंगा यहाँ पे बगैर इसके कि हम हमारी प्रिपरेशन को अच्छा कैसे करें, हम हमारे आंसर्स को इम्प्रूव कैसे करें और हम हमारे प्रीलिम्स की प्रोबेबिलिटी को कितना ज्यादा बढ़ा पाएं। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल सिलेक्शन इन द फाइनल लिस्ट, द प्रोबेबिलिटी स्टैंड्स एट 0.01%, है ना। तो इतने ही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले, देर वर ओनली 5 लाख पीपल हु यूज टू सिट इन द एग्जाम, बट लास्ट ईयर वी हैव सीन 14 लाख पीपल राइटिंग द प्रीलिम्स एंड बिफोर दैट 13 लाख पीपल राइटिंग द प्रीलिम्स। दिस इज नॉट समथिंग जो मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव द रियलिटी चेक कि देर इज ओनली 0.01% of chances that you qualify this exam. So, in order to make your strategy smart enough, you need to play smart at every moment. हर एक घंटा आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और स्मार्ट वर्क क्या है कि आपके लिए एक टीम काम कर रही है, वो टीम आपके लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है। वो प्रोडक्ट से आपको जितना इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जितना आप उससे ग्रास्प कर सकते हो, वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात अगर आप खुद से करते हो, तो आई विद माई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन एवरी स्टूडेंट हैविंग द सेम इशू, दैट इज कि सर न्यूज़पेपर को 1 घंटे में कैसे ख़त्म करें। और 1 घंटे में ख़त्म ही नहीं, उसके बाद उसके नोट्स कैसे बनाए और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च कैसे करे, या बाकी सारी चीज़ें समझे कैसे, है ना। तो ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग लेंथी प्रोसेस होता है। और आई थिंक 100 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर हम 1 घंटे में नोट्स भी बना लेते हैं और 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ भी लेते हैं। इफ़ यू आर अमंग दैट, स्टिल यू डू नॉट हैव द चांस ऑफ 0.01%, बिकॉज मैंने बोला 100 में से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं, नॉट 1000 में से। ठीक है, चलो, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास 9 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैंने उठाए हैं। ठीक, सबसे पहला आर्टिकल, दिस इज जस्ट एन अपडेट, बस। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम याद रखेंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला था। कहीं पे हमारे मेंस में काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा ये मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगा। कोर सेक्टर, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का कोर सेक्टर क्या है, इकोनॉमी के कोर सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, कोर सेक्टर में ग्रोथ होती है या रिसेशन होता है तो पूरी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड, 4 यहाँ पे आर्टिकल्स है। ठीक है, 4 आर्टिकल्स, चारों मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, सबसे पहली चीज है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इस साल भी क्वेश्चन था मेंस में। नेक्स्ट इज सिल्वर इकोनॉमी और सिल्वर डिविडेंड। इंडिया इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, कौन सी ऐसी कंट्रीज है, 3 कंट्रीज के नाम दिए गए थे, इटली, जर्मनी, जापान। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है इन तीन में से जिस कंट्री में पॉपुलेशन क्रंच आ रहा है। ठीक है, बेसिकली द क्वेश्चन वाज अबाउट सिल्वरिंग ऑफ द इकोनॉमी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में ऐसा हो रहा है कि वहां की पॉपुलेशन अब एज कर रही है, 60 से ऊपर की पॉपुलेशन हो गई है और उनके वर्कफोर्स में अब कम लोग बचे हुए हैं, इसीलिए उनका जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो ज्यादा बढ़ गया है। ये तो प्रीलिम्स की बात है, मैं बोल रहा हूँ मेंस में ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ इकोनॉमी, ये क्वेश्चन आने ही वाला है, 110% गारंटी है इस पे कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत देखा है आज तक डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। वहीं पे अगर आपको सिल्वरिंग ऑफ द इकोनॉमी, सिल्वर डिविडेंड,
एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा है सिल्वर डिविडेंड। ये क्या है, ऑथर यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं, क्या एक्चुअल में एसेंस है इस टॉपिक का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमें स्पेस सेक्टर को अच्छे से देखना होगा आज, कि स्पेस सेक्टर में हमारे पास कितने ऐसे एवेन्यूज हैं, नासा अपने मिशंस को क्यों छोड़ रहा है, वो अपने मिशंस को कैंसिल क्यों कर रहा है, और इंडिया अपने मिशंस में क्यों कोहेरेंस नहीं लेके आ रहा है, रीजंस क्या है उसके। उसके बाद एक टॉपिक ऐसा है विच इज अबाउट जेंडर परफॉर्मेटिविटी, है ना। ये थियरी है अबाउट जेंडर, इसमें थियरीज डिस्कस की गई है। जूडिथ बटलर, सिमोन डी वीवर, बहुत सारी थियरीज है। चार यहाँ पे मेन ऑथर्स है जिनकी थियरीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। ये जो टॉपिक है, ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये तीन ऑप्शनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है आपके एथिक्स के लिए, आपके एसे के लिए, वुमेन के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, प्लस इसके साथ साथ सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी। इन चार सेक्शंस के GS के पेपर में इस एडिटोरियल से अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से उठाया है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उठाया गया है, वो मैं लॉजिक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फर्दर यहाँ पे तीन ऐसे आर्टिकल्स है जो मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की बात की जा रही है कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास। बट व्हाट इज डिजिटल रेडियो, दैट इज अ क्वेश्चन जो हमें प्रीलिम्स में दो स्टेटमेंट्स में यहाँ पे आपको बोलूंगा। क्वेश्चन आएगा तो वही दो स्टेटमेंट से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स क्या है, क्यों है और कैसे है। व्हाट इज दिस टॉप यूरोपियन प्राइज एंड ये मचाडो को क्यों मिला है, हु इज दिस मचाडो, वी विल सी इट। बस, डन, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले और सबसे लास्ट में क्या होगा, वी विल डिस्कस UPSC का एक PYQ एंड वी विल सी वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे इज सिंपली फैक्टलेस, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन फैक्टलेस? इट इज समवन हु इज नॉट फिट टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे घर में हमारे सब घरों में अगर छोटा भाई होता है, छोटा भाई, ठीक है, यूजुअली ऐसे जनरलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, आपके लिए बोल रहा हूँ। छोटा भाई, अरे ये नालायक है, इसको कुछ नहीं होता, अरे ये नालायक है, इससे नहीं होगा, अरे ये नालायक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट, इनएफेक्चुअल, यूजुअली ऐसा बोला जाता है, जो कि असल में बात होती नहीं है। जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइप, जैसे हमने एक ऐसा स्टीरियोटाइप बना के रखा है कि औरतें घर नहीं संभाल सकती, है ना। तो ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। बट अगर कोई इंसान ऐसा सच में है, हु इज नॉट एबल टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, वो क्या करता है, वो कोई काम तो कर लेता है बट काम के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है ना। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, जैसे दिस इज एन इननेट क्वालिटी इनसाइड अ पर्सन। जो पर्सन लीडर बनने के लिए तैयार हो, अ लीडर पर्सन, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो लीडर जो होता है ना, उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है कि वो डिसीजन मेकिंग खुद करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। जैसे अगर आप अपनी एग्जाम्पल लो, आप सुबह उठे, अगर आप लेट उठे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, अगर आप जल्दी उठते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपने क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, आपने इकोनॉमी में रमेश सिंह पढ़नी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी है, कोई और बुक पढ़नी है, ये डिसीजन अगर आपने ले लिया है, आपने किसी टॉपर को फॉलो करना है, आपने जीनो IAS को फॉलो करना है, ये डिसीजन अगर आपने ले लिया, इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और इस डिसीजन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही होगी। दैट इज व्हाट एक्चुअली a leadership and a leader should be about, a person should be about, but contrary to that, फैक्टलेस एक ऐसा इंसान है जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम नहीं करना चाहता, वो इनकॉम्पिटेंट होता है, ठीक है। उसके पास वो स्किल्स नहीं होते हैं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले अपने ऊपर, है ना। चलो, ये तो था हमारे पास वर्ड ऑफ द डे। ये आप यूज कर सकते हो अपने वोकेबलरी में ऐड करके, अपने मेंस के आंसर में, अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, जस्ट लाइक दैट। कल हमने ये UPSC का प्रीलिम्स डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था, कल ही मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कितनी बार कवर हुआ था न्यूज़ में। देखो, 18 फरवरी को कवर हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, और इस एडिटोरियल को मैंने पढ़ा है,
तभी जाके मैंने ये एडिटोरियल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है। और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्यूएबल एनर्जी डिस्कस किया हुआ था 2023 में, पावर जनरेटेड बाय रेन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये वाला जो आर्टिकल था, ये आई गेस जनवरी 2024 का आर्टिकल था। और इस आर्टिकल इन चार आर्टिकल्स में ये चार चीजें जो है डिस्कस की गई थी। हाँ, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स और फ्यूल सेल्स, ठीक है, फ्यूल सेल्स पर्टिकुलरली डिस्कस नहीं किए गए थे, बट बाकी तीन चीजें डिस्कस की गई थी इन एडिटोरियल्स में। ठीक है। कि फ्यूल सेल्स हैं या नहीं है वो अलग था। बेसिकली ये वाला जो ये फ्यूल सेल्स है, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर जितने भी टॉपिक्स आए थे उनमें डिस्कस हुआ था फ्यूल सेल्स। दिस टू इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। ठीक है। तो दैट इज हाउ द हिंदू से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, जो इसी पेपर में था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये था। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट आज का जो क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन था दैट इन तीन स्पीशीज में से बटरफ्लाई, फिश या फ्रॉग, इनकी कितनी स्पीशीज होंगी? बटरफ्लाईज की कितनी स्पीशीज होंगी, फिशेस की कितनी स्पीशीज होंगी, फ्रॉग्स की कितनी स्पीशीज होंगी? अनगिनत स्पीशीज होंगी। मैं बता रहा हूं, अगर हर एक की फॉर एग्जांपल 1000 ही स्पीशीज है, तो 3000 स्पीशीज तो आपके पास आ गई। अब 3000 में से आपको बोलना है हाउ मेनी ऑफ द अबव हाउ पॉइजनियस स्पीशीज। इन 3000 स्पीशीज में से क्या कोई स्पीशी पॉइजनस हो सकती है या नहीं? कितने इसके चांसेस है प्रोबेबिलिटी में कि अगर आप देखो, देखो होता क्या है, हमें लगता है ना कि कुछ चीजें, जैसे मैंने बोला स्टीरियोटाइप्स, इस न्यूज़पेपर पे भी स्टीरियोटाइप्स बना के रखे हैं लोगों ने। पहला स्टीरियोटाइप ये है कि अरे हर दिन कोई ना कोई स्पीशी मिल ही जाती है, तो क्या करना है स्पीशीज का, क्यों याद रखनी है ना? ये चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीशीज याद नहीं रखनी होती है। स्पीशीज का नाम, साइंटिफिक नाम, फिर उसका कहाँ पे मिली, किस पार्क में मिली, वो नहीं याद रखना होता है। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना ही करंट अफेयर से है। बटरफ्लाईज अटैक एंड स्क्रैच द टॉक्सिक कैटरपिलर्स, एंड इस टर्म को बोला गया था क्लेप्टोफार्माकोलॉजी। अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ो, ये 2022 का एडिटोरियल है, 2024 में पेपर में आया है क्वेश्चन। क्यों पेपर में आया है? क्योंकि फ्रॉग्स 2023 में न्यूज में थे, और फिशेस ये कंटिन्यूअसली रहते ही है कि पॉइजनस फिशेस तो होती है, पफर फिश कंटिन्यूअसली न्यूज में थी लास्ट ईयर। ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट अबाउट कि आप न्यूज़पेपर को बस ऐसे ही इग्नोर कर रहे हो कि अरे ठीक है, हाँ न्यूज़ जो स्पीशीज है वो तो हर दिन ही न्यूज़ में आती है, हर दिन कोई ना कोई स्पीशीज जो है न्यूज़ में होती है, कोई ना कोई स्पीशीज नई डिस्कवर होती है। अगर बस इतना ही स्टीरियोटाइप इस क्वेश्चन में याद आता, बस इतना याद आता कि हर दिन ही नई ना कोई स्पीशी डिस्कवर हो रही है, बस इतना ही याद आता, तब भी ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाता। ठीक है। क्या स्टीरियोटाइप है? हर दिन कोई नई स्पीशी मिल जाती है, तो क्या पता कभी कोई पॉइजनस स्पीशीज मिल गई हो। 3000 स्पीशीज में कोई एक आधा तो होगी ना पॉइजनस, चाहे वो बटरफ्लाई हो, फिश हो, फ्रॉग हो, तीनों में से कहीं पे एक ना एक तो होगी। क्या पता वो आज तक साइंटिस्ट को मिली ना हो। चलो साइंटिस्ट को मिली, यूपीएससी की टीम को नहीं मिली वो, कल को जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा कि ये क्वेश्चन में एक स्पीशी ऐसी है जो जब चाइना के किसी एक गांव में लोगों ने बनाई थी, उन्होंने खुद वो मीटिंग कराई थी बटरफ्लाई की, फिश की, और वहां पे एक और स्पीशी बन गई जिसके अंदर पॉइजन बन गया, और रिसर्च निकाल के दे दी, ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंक्लूसिव अप्रोच लेना जरूरी है, और इसका आंसर सिंपल होगा कि तीनों करेक्ट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के चांसेस ये है तीनों में से कहीं ना कहीं पे पॉइजनस स्पीशी होगी। हो सकता है जो एग्जामिनर है उसको ना मिली हो, बट कल को जब रिसर्च होगा तब तो मिल जाएगी, कैसे भी करके कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेंगे इसको। तो दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आप इंक्लूसिव अप्रोच लोगे। ये इंक्लूसिव अप्रोच क्या है, ये अगर आपको सीखना है तो हमारी अलग से ईटी की क्लासेस चलेंगी, उसमें आप आके कर सकते हो इसको। चलो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है दैट विच आर दीज फिशेस, जैसे पेप्लियो एंटीमैकस, जिसको हम अफ्रीकन जायंट स्वेलो टेल बोलते हैं, मोस्ट पॉइजनस बटरफ्लाई है इन द वर्ल्ड। वहीं पे वेनमस फिशेस बहुत सारी है, ठीक है, जैसे रीफ स्टोन फिश है, वेनमस फिश है। वहीं पे अगर आप बात करो फ्रॉग्स की, तो पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ब्रूनो, कैस्क्यू हेडेड फ्रॉग,
ग्रीनिंग्स फ्रॉग, कुछ ऐसे फ्रॉग्स है जो पॉइजनस है ना, कुछ स्किन से एक्सक्रीट करते हैं पॉइजन, और कुछ अपने जो उनके फैंक्स होते हैं जहां से वो पॉइजन डालते हैं वहां से करते हैं पॉइजन रिलीज अपने प्रे के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता था। ये क्वेश्चन बना कहाँ से वो भी मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि कितनी ऐसी फिशेस या फ्रॉग्स या बटरफ्लाईज है जो बेसिकली पॉइजनस होती है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। पहला, क्वेश्चन बना क्यों, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नॉलेज, और तीसरा, क्वेश्चन के पीछे का नॉलेज क्या है। दैट इज हाउ वी डू PYQs इन दिस सेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आई गेस, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, नॉट डी। ये मिस्टेक है यहाँ पे डी लिखना। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में सबसे पहला न्यूज़ है, दैट इज हाउ वी हैव प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो बात की जा रही है कि इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता है या नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है या नहीं। ऑथर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो इस साल का बजट आया, 2024-25 का जो बजट आया इस बार, उस बजट में बात की जा रही थी दो चीजों की। वन वाज भारत स्मॉल रिएक्टर, अनदर वाज भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, BSMR, एंड सम न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है, भारत स्मॉल रिएक्टर को डेवलप करना है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करना है। अब इन डेवलपमेंट से होगा क्या, इन डेवलपमेंट से मेन जो एम है हमारा वो है डीकार्बनाइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर, कि हम कार्बन बेस्ड जो हमारी एनर्जी है, फॉसल फ्यूल बेस्ड जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, उस एनर्जी सेक्टर को हम फ्री करें। ठीक है, किस चीज से, दो चीजों से। वन इज कार्बन एमिशन हमारा कम हो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जीज ग्रीन एनर्जी, और ग्रीन एनर्जी की तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे अपने आप को, तो हमारा कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। और हमारा टारगेट है क्या असल में, जो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दैट इज 2030 तक हमें 500 गीगावाट्स का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेट करनी है 2030 तक। ये टारगेट जो है इंडिया ने सेट किया था कहाँ पे, COP26 में, जो कि ग्लासगो में हुई थी, 2021 में हुई थी। ये पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। किस लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए। अब ऑथर यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी बता रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हमें अगर डेवलप करनी है, और वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू डेवलप करनी है, इसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं जो प्राइवेट सेक्टर को रोक रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने से या उनकी पार्टिसिपेशन को डेवलप करने से। चैलेंजेस हमारे पास फाइनेंशियल भी है और लीगल चैलेंजेस भी है। वहीं पे ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि हम इन चैलेंजेस को दूर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है इन चैलेंजेस के। सिंपल है ये बहुत, हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे जो इस एडिटोरियल में बताई जा रही है वो है भारत स्मॉल रिएक्टर एंड भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज जो हमें डेवलप करनी है। अब ये भारत स्मॉल रिएक्टर या BSR, ये है क्या चीज। ठीक है, दे आर बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, ये किस लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि ये 300 मेगावाट की कैपेसिटी के रिएक्टर्स हम बना पाए। ठीक है, रिएक्टर होता क्या है, बेसिकली सिंपल, ये एक रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके अंदर हम फिजन या फ्यूजन के प्रिंसिपल को यूज करके, जो फिजन या फ्यूजन होगा हाइड्रोजन का, है ना, न्यूक्लियर एलिमेंट्स का, न्यूक्लियर पार्टिकल्स का, चाहे आप इसमें कोई भी फ्यूल यूज करो, यूरेनियम यूज करो, थोरियम यूज करो, एनरिच्ड यूरेनियम 235 यूज करो, कॉन्सेप्ट सिंपल है। फिजन या फ्यूजन के टाइम पे हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन का, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है इसी सीरीज के अंदर। मैं आपके लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ठीक है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहां पे जाके आप समझ सकते हो कि फिजन और फ्यूजन में होता क्या है असल में, और कौन सा रिएक्टर और कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल हम किस स्टेज पे यूज करने वाले हैं, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। यहाँ पे मेरे पास उतना वेन्यू नहीं है कि मैं वो सारी चीजें डिस्कस कर लूँ। नाउ, हीट रिलीज होने के बाद इस न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, स्टीम जनरेट होती है, और उस हीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में एंड देन इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, क्लियर कट बात यह है, टरबाइन चलती है और जेन्युइनली जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही होता है, बट रिएक्शन अलग है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी का मैकेनिज्म अलग है। द प्रॉब्लम जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है वो ये है, पहली चीज हमें बनाने हैं बीएसआर और बीएसएमआर। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इसलिए है क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, 300 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। अगर ये 300 मेगावाट्स की कैपेसिटी का रिएक्टर हमें बनाया, क्यों बनाना है छोटा, अगर बना ही रहे हैं तो जो हमारे भारत देश में चलता है कि कर ही रहे हो तो कुछ बड़ा कर लो, है ना। बट छोटा क्यों बना रहे हैं, ताकि दो तीन चीजें हैं यहाँ पे जो हमें याद रखनी है। वन इज सेफ्टी, अनदर इज कॉस्ट, जो कि दोनों चीजें हमें बराबर लेके चलनी है। ठीक है, एक तो कम खर्चा होना चाहिए और दूसरा ये सेफ भी होना चाहिए, है ना। और लो कार्बन एनर्जी सोर्स होना चाहिए यहाँ पे, जो हम यहाँ यूज कर लें। ठीक है, जो मेन यहाँ पे बीएसआर और बीएसएमआर की बात की जा रही है, ये एक्चुअल में एक हिस्टोरिक शिफ्ट है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर चलती है। ठीक है, 1962 का जो एक्ट है हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट का, दिस इज द मेन एक्ट विच गवर्न्स आर न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, और ये एक्ट असल में बोल रहा है दैट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने में। इट रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द कोर एरियाज। ठीक है, पर्टिकुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो नहीं हो सकता, बट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल, यही दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, यहाँ अभी बात इस चीज की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट कितना किया जाए न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, ताकि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। 1954 में हमारा ये एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेटअप हुआ था, और बेसिकली ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विजन था कि हमारे देश में सेल्फ रिलायंस आ जाए न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। और उसी चीज के लिए ये दो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए थे। वन इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड अनदर इज द दिस पीएसयू, दैट इज एनपीसीआईएल। दिस पीएसयू बेसिकली कंट्रोल्स द न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी तक हमारा जो एक्ट है ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, बट बजट 2024 हमें बोल रहा है कि वी नीड टू एक्सपैंड दिस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, और हमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना होगा इन दो रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारा ये गोल अचीव हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो गोल अचीव करने में आसानी होगी। वहीं पे अगर आप बात करो प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में इसी महीने इट ऑल्सो अपहेल्ड क्या, कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन है फॉर सेफ गार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड है। प्लस हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये जो एक्ट है ये किस बारे में है? ये एक्ट बोलता है कि अगर न्यूक्लियर डैमेज होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, तो उस टाइम पे जो एक्सीडेंटल डैमेज होगा, ठीक है, वो एक्सीडेंटल डैमेज कॉन्स्टिट्यूशनली जितने भी उसके विक्टिम्स होंगे, जितने भी उस डिजास्टर के विक्टिम्स होंगे, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। विच पोजेज रिस्क टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता, वो इस चीज से डर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया तो कितना लार्ज स्केल, लार्ज लेवल पे, अगर आपको ये समझना है ना, तो एक ना रिसेंटली amazon प्राइम पे एक सीरीज आई थी रेलवे मैन। ठीक है, ये सीरीज भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर है। ठीक है, जो मेन रीजन है ना यहाँ पे इस सीरीज को बनाने का, वो यही था कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम चला रही थी,
जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में लीकेज बहुत ज़्यादा था और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के चेक्स बिल्कुल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी और उन्होंने उनको अलाउ कर दिया था। विदाउट चेक्स वो चल रहा था और एक दिन उस गैस ट्रेजेडी में पूरे का पूरा भोपाल शहर आ गया और भोपाल शहर में एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो गया एंड देन कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला बिकॉज वो न्यूक्लियर ट्रेजेडी नहीं थी। यहाँ पे बात ये है, जो ये सिविल लाइबिलिटी एक्ट है 2010 का, ये बोल रहा है कि कॉम्पनसेशन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में मैंडेटरी है और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब इस चीज की वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। पहला, न्यूक्लियर डिजास्टर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर डिजास्टर हो गया तो उसके बाद कॉम्पनसेशन कहाँ से लाएंगे, वो एक और इशू है। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। दो चीजें हमने देखी, एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट और इसने इसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। दूसरा, जो ये एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है। और तीसरा एक्ट हमारे पास है CLNDA एक्ट 2010। ये तीन चीजें हमें ऐसे ही याद रखनी है। अब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था रिसेंटली ऑन दीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इट हाइलाइट्स कि हमें जरूरत है क्लियर रेगुलेटरी एंड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क की। ये ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की SOP डिफाइन करे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की SOP का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे? मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जहां पे होगा, उनको हर एक स्टेप पे एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि कॉम्पनसेशन होगा तो कितना होगा, कौन देगा, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा और कितना फ्री हैंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जैसे नीति आयोग यहाँ पे बोल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो किसका रहेगा, NPCIL का रहेगा या किसी गवर्नमेंट बॉडी का रहेगा। ठीक है, मेजर जो यहाँ पे स्टेक होगा वो 51% से ज्यादा का स्टेक उस एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस एक वेंचर कैपिटल में, जहां पे भी ये वेंचर स्टार्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, उस वेंचर में मेजॉरिटी स्टेक NPCIL का होना चाहिए। उससे होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होगी और जो एफिशिएंसी है वो प्राइवेट सेक्टर की आएगी। ये जो मॉडल है ना, PPP मॉडल, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है हमारा दो तीन जगहों पे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे हम बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में डायरेक्ट हाइब्रिड मॉडल, HAM मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है और सक्सेसफुल रहा है। वहीं पे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वेस्ट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अब इस चीज को हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यहाँ इसका सक्सेसफुल होना, अ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, इसके चांसेस भी काफी ज्यादा है। अब बात की जा रही है कि सेफ्टी कंसर्न्स और लाइबिलिटी की। ठीक है, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट अगर न्यूक्लियर एनर्जी में होता है, दो चीजें हैं। वन इज लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, अनदर इज एग्जाम्प्लिकेशन बाय डिजास्टर्स। ठीक है, लाइक चेर्नोबिल और फुकुशिमा का डिजास्टर यहाँ पे ऑथर डिस्कस कर रहे हैं या उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ऐसे डिजास्टर्स अगर इंडिया में होते हैं तो उस डिजास्टर के टाइम पे लाइबिलिटी और सेफ्टी कंसर्न्स कौन लेगा, है ना? या CLNDA एक्ट जो है हमारा, विच प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन इन सच केसेस, दिस एक्ट ऑल्सो रिमेन्स अंडर लीगल स्क्रूटनी विच क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द सेक्टर। हमने समझ लिया, दो चीजें हमने समझ ली। एक, हमने ये एक्ट समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन समझ लिया और ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज के अंदर प्राइवेट सेक्टर कितना हेजिटेंट है इस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तीन चीजें हमने देखी और इसका सोल्यूशन भी देखा। क्या सोल्यूशन देखा हमने? PPP मॉडल। और कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे ऑथर दे रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? पहला, कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हमें अलाउ करना होगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर। ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलाउ करना होगा, ये एक्ट को अमेंड करना होगा। दूसरा, जो CLNDA एक्ट है इसके अंदर जो लाइबिलिटी फ्रेमवर्क है फॉर कॉम्पनसेशन, इस चीज को क्लियर करना होगा। हमें इस एक्ट को अमेंड करना होगा और वहां पे प्रॉपर एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना होगा कि कौन कॉम्पनसेशन देगा और कितना कॉम्पनसेशन देगा। नेक्स्ट, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इस बोर्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम करे
और इसी बोर्ड की रेगुलेशंस के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ किया जाए। ठीक है। कॉन्क्लूजनरी नोट हमारा नॉर्मल रहेगा, एक समरी नोट रहेगा इस पूरे चीज का। अगर हमने वे फॉरवर्ड दे दिया है अपने आंसर में, अगर वे फॉरवर्ड नहीं दिया है आपने, तब आपके कंक्लूजन में सॉल्यूशंस आना जरूरी है। ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। बट यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड दे रहे हैं, तो कंक्लूजन में आप समरी दे सकते हो कि हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस है जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय अनलॉकिंग द पोटेंशियल थ्रू सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी। डन। चलो, यहाँ तक हमारा ये एडिटोरियल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, ये बात कर रहा है एल्डरली पॉपुलेशन की, कि हमारे यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है। ठीक। अब इस एल्डरली पॉपुलेशन का टेक केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप 60+ का सेगमेंट देखो, 60 साल से ऊपर के लोगों का सेगमेंट अगर आप देखो, तो 2030 में हमारी पॉपुलेशन का 13.2% होगा 60+। वहीं पे अगर आप देखो 2050 तक या मिड सेंचुरी 2050 तक ये 19% हो जाएगा, दैट इज 20%। ठीक है। तो 20% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट रहेगी किसके ऊपर? उस पॉपुलेशन के ऊपर जो वर्किंग एज में है, दैट इज 15 to 59, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। वहीं पे अगर आप बात करो 40 to 65 ईयर्स, ये एक ऐसा प्रोफेशनल ग्रुप है। 45 to 65 ईयर्स, ये एक ऐसा प्रोफेशनल ग्रुप है जहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वेल्दिएस्ट और कुछ ऐसे सेगमेंट्स में लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा अचीव कर लिया होता है और वो अब ना प्रोफेशनली हो गए होते हैं सेटल, है ना। बट वहीं पे अगर आप देखो कुछ ऐसा सेक्शन हमारा इस एज में ऐसा भी है जो लोग टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। क्यों ऐसा हो रहा है और हमारी पॉपुलेशन में इतने ज्यादा इश्यूज हैं या सिल्वरिंग ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए और इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए, ऑथर यहाँ पे कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि देयर इज राइजिंग हेल्थ कंसर्न अबाउट दिस इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द एज्ड सेक्शन। सिल्वरिंग ऑफ द इकोनॉमी हम किस चीज को बोलते हैं? कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है। और ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि हेल्थ केयर अगर आप इस पॉपुलेशन का देखो जो ओवर एज हो रहे हैं, जो 60 के ऊपर जा रहे हैं, इनका करंट एस्टिमेट है हेल्थ केयर कंजप्शन का इज $7 बिलियन। जो इसका अभी का एस्टिमेट है दैट इज अराउंड $7 बिलियन जो इनके हेल्थ केयर की नीड है। वहीं पे अगर आप देखो तो इंडिया में 3/4 ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन हैव एटलीस्ट वन क्रॉनिक एलिमेंट। एक तो कम से कम उनको ऐसी बीमारी होगी ही होगी, चाहे डायबिटीज होगी, चाहे हाई बीपी होगा, है ना, चाहे कोई ऐसी बीमारी होगी। आप हाइपरटेंशन ले लो, आप कार्डियक अरेस्ट ले लो, आप स्ट्रोक का केस ले लो, कोई भी ऐसी बीमारी ले लो जो इनमें होगी होगी। एक एनसीडी होती है इन दी 1/3 और 3/4 एल्डरली पॉपुलेशन। अब अगर एनसीडी है, अगर ऐसा क्रॉनिक एलिमेंट है, तो इनका हेल्थ केयर नीड और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होगा। और उसी एक्सपेंडिचर की ऑथर यहाँ पे बात करें दैट $7 बिलियन। प्लस इस 3/4 पॉपुलेशन के साथ साथ देयर इज 1/4 पॉपुलेशन ऑफ दीज एल्डरली पीपल हु हैव मोर देन वन एलिमेंट्स, जिनकी और ज्यादा सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। और प्लस इतना ही नहीं, दे हैव लो लाइफ सेटिस्फैक्शन, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। Therefore, what author here suggests and what author here takes into account is हमें चाहिए सीनियर केयर रिफॉर्म्स लेके आए। और ये रिफॉर्म्स हम कैसे लेके आएंगे? वी नीड अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर प्लान। ठीक है। और कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे इससे पहले, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है और इनको बोला जा रहा है दैट दे आर आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है। ये कन्वर्जन और इनका नाम चेंज करना या इनके अब इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करना या इनके इनिशिएटिव्स को या इनके अंदर की फंक्शंस को चेंज करना,
रीजन क्या है? कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करो। कॉम्प्रहेंसिव केयर का मतलब क्या है? कि आप इन मंदिर्स या इन वेलनेस सेंटर्स के थ्रू प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड मेंटल हेल्थ, और उसके बाद फिजिकल हेल्थ, उसके बाद न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ, हर एक चीज पे ध्यान दो। कैसे होगा ये? जितने भी ये नेचुरल ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है या आरोग्य मंदिर है, अ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इन इंस्टीट्यूशंस में होगा क्या? इन इंस्टीट्यूशंस में सीनियर वर्ल्ड को या सीनियर एज की पॉपुलेशन को बेसिकली, मेरे को यहाँ पे याद आ गया, सीनियर वर्ल्ड ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो अ, एक लाइवली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है इन सीनियर एज पॉपुलेशन के लिए, इस सीनियर एज पॉपुलेशन के लिए। व्हाट इट इज डूइंग, दिस दिस स्टार्टअप इज डूइंग, ये इनके लिए एक ऐसा हाउस इनने बनाया है, या इनको होस्ट करने के लिए ऐसी एक प्लेस बनाई है जहाँ पे ये सारे लोग आके अपना हेल्थ केयर का टेक केयर कर सकते हैं, या अपना बाकी सब चीज़ें, डेली एक्टिविटीज जैसे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये आरोग्य, अ, सारी जितनी भी हमारे पास क्रियाएं हैं, क्रिया मतलब आयुर्वेद है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी मेडिसिन है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, न्यूट्रिशन है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, कंसल्टेशन है, सोशल एंगेजमेंट है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग टाइप के स्किल्स है, और उस सीनियर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक केयर इकोनॉमी है। केयर इकोनॉमी का मतलब क्या है? वो लोग जो इन सीनियर लोगों का ध्यान रख सके, जैसे पर्टिकुलरली उनके स्किल्स, चाहे वो उनकी टेक केयर के लिए स्पेशल स्किल्स होने चाहिए एक इंसान के अंदर, जैसे हाउ टू टॉक टू देम, हाउ टू बिहेव विद देम, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, चाहे उनकी मेडिसिन का बात हो, चाहे उनकी एक्सरसाइज का बात हो, चाहे किसी भी इंसान को क्रॉनिक अटैक आ जाए, आपको सीपीआर देना पड़े, तो ये सारी स्किल्स इंसान के अंदर होनी चाहिए, है ना। उसके लिए हमें यंगर जनरेशन को रीस्किल करके इस इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। वहीं पे ऑथर ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी डिक्लेयर किया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, हर एक सीनियर सिटीजन जो भी 70 ईयर्स से अबव का है, उसको 5 लाख रुपीज का हेल्थ कवरेज प्लान मिलेगा, है ना। और वो हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए होगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, जो हमें समझनी है और इनको याद रखना है, ठीक है। लास्ट में ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं हमें, और जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है ऑथर के, वो ये है कि हमारे यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन है जो ज़्यादा इंक्रीज पे है। चाइना एंड इंडिया आर द मोस्ट टू पॉपुलस नेशंस। हेल्थ केयर कॉस्ट इनका बढ़ रहा है, इसीलिए हमें हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो बेसिकली टैकल करे किसको? इस सिल्वरिंग ऑफ द इकोनॉमी को। दीज आर सम मेन आर्ग्यूमेंट्स जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, और अपने नोट्स में याद रख सकते हो कल को आपके आंसर के लिए। फर्दर, ऑथर हियर हाइलाइट्स 3 चीजें जो सिल्वर केयर इकोनॉमी के लिए हमें करनी चाहिए। पहली, इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखना होगा कि क्या इनके पास इतने फाइनेंसेस है कि ये अपने हेल्थ का, अपने वेलबींग का, अपनी लिविंग का टेक केयर कर सके। दूसरा, जैसे इनके लिए पेंशन की स्कीम अलग से आती है, ठीक है, इनके लिए हेल्थ केयर का इंश्योरेंस का स्कीम मैंने अभी बोला 5 लाख रुपए का, वो अलग से आता है। वैसे ही बाकी सारी चीजें, प्लस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, how elderly can contribute to economic growth through their advice, through their experience, through their role playing models in the residential welfare these associations, or somewhat like that, uh, these platforms. Further, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन्होंने बोला, सबसे पहला बोला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिनका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए 70 ईयर्स प्लस के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमें लेने पड़ेंगे। So these government initiatives like Sacred. Sacred is senior able citizens for re-employment in dignity. कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं 70 साल के बाद भी, 60 साल के बाद भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं फॉर एडवाइस एंड अदर थिंग्स। वहीं पे सेज लाइक सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, है ना। These types of initiatives can be taken to rehabilitate and engage the elderly
इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। डन। यहाँ तक एडिटोरियल हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द स्पेस सेक्टर। पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है, दैट इज वाइपर मिशन। व्हाट इज दिस वाइपर मिशन? ये नासा का एक मिशन था। ये वाइपर मिशन किस लिए बनाया गया था? ये मून पे जाएगा और मून के साउथ पोल पे जाएगा और वहां पे देखेगा वाटर आइस का प्रेजेंस कितना है, और मून के साउथ पोल के रीजन में वहां की सॉइल को एग्जामाइन करेगा, है ना। दिस वाइपर मिशन वाज डिजाइंड कि ये वहां जाएगा और 3 महीने तक वहां पे बैठ के, मतलब वहां पे लैंड होने के बाद काम करेगा। क्या काम करेगा? मून को ऑब्जर्व करेगा, मून की सॉइल को ऑब्जर्व करेगा, वहां कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। एक बहुत ही बड़ा, जितना गोल्फ कार्ट होता है जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उतना बड़ा एक रोवर होगा जो स्पेस एक्स के एक हैवी रॉकेट फैल्कन के थ्रू मून पे लेके जाया जाएगा। और इसका एक पार्ट होगा जिसका नाम होगा ग्रिफिन। वो लैंडर होगा जो वहां लैंड करेगा। और बेसिकली ये प्रोग्राम डेडिकेटेड था मून के लिए, मून के ऊपर स्टडी करने के लिए। समझ में आ गया? लैंडर था, साउथ पोल पे जाएगा और ये सब काम करेगा। बट अभी हुआ क्या है, नासा ने इस मिशन को बैक ऑफ कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नासा ने बोला कि हम इसको डिले करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिलेज आ रही है और इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। अगर ऐसा होता कि नासा इसको नहीं रोकता इस मिशन को, तो शायद इस मिशन के अभी तक टेस्ट्स हो गए होते, बहुत सारे टेस्ट्स हो गए होते, नासा ने बहुत सारा काम कर लिया होता इस मिशन का, असेंबल भी कर लिया होता और भी आगे चल दिया होता इन लोगों ने। बट बात यहाँ पे ये है कि नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है। और वो फाइनेंशियल क्रंच यूएस की हाउस कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जब देखा, तो उन्होंने ये भी देखा इस टाइम पे कि चाइना भी अपना जो उनका कॉम्प्लेक्स ल्यूनर प्रोग्राम है वो तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वहीं पे वाइपर का एब्सेंस हो रहा है, वाइपर नहीं जा रहा है। यूएस का जो ये वाइपर था, दिस वाज बेसिकली एम्ड एट द ल्यूनर एक्सिस विच वॉज डिफाइंड बाई द आर्तेमिस अकॉर्ड। आर्तेमिस अकॉर्ड के अंदर ल्यूनर एक्सिस को डिफाइन किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद आता है हमारा मेंस का डिस्कशन। इसरो ने अ, जब हमने चंद्रयान 2 का सक्सेस देखा और चंद्रयान 3 का, नॉट चंद्रयान 2 बट चंद्रयान 3 का सक्सेस देखा, बेसिकली 2 वाज आल्सो ए सक्सेसफुल मिशन, दैट वाज नॉट अ फेलियर। एक कंपोनेंट उसका फेल कर गया, दैट वाज लैंडिंग कंपोनेंट, है ना। चंद्रयान 3 वाज अ सक्सेस फॉर इंडिया। और लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 ने जितना भी काम किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है, और उसके बाद जितना भी हमें वहां से एविडेंसेस और फैक्ट्स मिले हैं मून के बारे में, देन वी डिसाइडेड कि इंडिया विल गो फॉर चंद्रयान 4। व्हाट विल बी चंद्रयान 4? ये मिशन ऐसा होगा जो मून पे जाएगा और वहां से मून का कुछ पार्ट, सॉइल और वहां के कुछ एलिमेंट्स उठा के वापस लाएगा। इट विल बी अ सैंपल रिटर्न मिशन। मून की सॉइल का कुछ सैंपल उठा के इंडिया लाएगा वापस, और वहां से लाने के बाद यहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। सेम मिशन चाइना भी चैंगे 5 के अंदर कर लिया, और लास्ट ईयर उन्होंने वो मिशन वहां से सैंपल्स लेके आए और उन सैंपल्स पे स्टडी हो रहा था। रिसेंटली हमें ये भी पता चला चैंगे 5 के सैंपल से कि मून पे रिसेंट टाइम में अराउंड 125 मिलियन ईयर्स अगो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। ठीक है, और वहां पे सल्फर बीड्स मिले थे। ठीक है, इस चैंगे 5 मिशन के अंदर जो वहां से सैंपल आया था, उस सैंपल की मदद से हमें ये पता चला कि रिसेंटली मून के ऊपर ऐसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी। अब बात यहाँ पे ये है कि इंडिया चंद्रयान 3 की बात कर रहा है, वहीं पे इसरो की अगर आप बात करो तो इसरो अपने आप में नासा के सिमिलर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। कौन सी प्रॉब्लम है? जैसे नासा की प्रॉब्लम है ना कि इनके पास फाइनेंसेस नहीं थे, इनको मून का ये मिशन वापस लेना पड़ा, वैसे ही इश्यूज इसरो के अंदर भी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली चीज बताई जा रही है कि इसरो के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इट कैन टेक वन मेजर मिशन एट अ टाइम, इट कैन नॉट बी एंड इट इज अनेबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल फ्लैगशिप मिशंस इन पैरेलल।
क्यों? क्योंकि उतनी कॉस्टिंग नहीं है और उतनी एफिशिएंसी अभी नहीं है। एक मिशन डेडिकेटेड मिशन होता है और उसी के ऊपर तमाम एनर्जी लग जाती है, पूरी की पूरी एनर्जी उसी पे लग जाती है ना। ऑथर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है, जैसे अभी चंद्रयान 3 की बात की जा रही है या चंद्रयान 4 की बात की जा रही है कि आगे आने वाला है। चंद्रयान 4 तब आया जब हमने चंद्रयान 3 को कंप्लीट किया। वहीं पे कैबिनेट का अप्रूवल फॉर ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरर मिशन, है ना, विच इज बीइंग प्लान्ड विद जापानीज काउंटर पार्ट, जो जैक्सा के साथ बात हो रही है ना, जिसके अंदर एक रोवर होगा टू परफॉर्म मेनी ऑफ द क्रूशल टास्क, जैसे वाइपर करने वाला था वहां पे टास्क, वैसे ही हमारा ये ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरर मिशन LPE मिशन, ये मून पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी करने वाला है। बट अंडरस्टैंड, इसरो की कैपेबिलिटीज लिमिटेड है। ये बस चंद्रयान 4 पे फोकस कर रहा है। वहीं पे इसरो पैरेलली ये भी कर सकता था कि ये और सारे मिशंस भी उठा सकता था, बट उतनी कैपेबिलिटी और उतनी एफिशिएंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वी नीड एक्चुअली मोर रिसोर्सेज टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यहाँ पे ये है कि इसरो अपने आप में लिमिटेड है इन रिसोर्सेज के ऊपर, है ना। और अगर आप देखो, अभी रिसेंटली हमारी कितनी जो स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई है, तो मैं आपको जस्ट एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ, जस्ट एक अपडेट दे रहा हूँ बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट्स पे, ताकि आपको आज तक का स्पेस सेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हमें कितना पढ़ना है और कितनी चीजें हमारी रीसेंट टाइम्स में हुई है। अगर बात करें सबसे पहले मिशन की, तो इट वाज आदित्य L1, जो कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था सितंबर 2023 में। ये इसने एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया L1 पॉइंट का, ठीक है। सितंबर 2023 में ये चला गया था और जुलाई 2024 में, अभी रिसेंटली, एक महीना पहले, अगस्त से पहले जुलाई 2024 में इसने एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया L1 पॉइंट का। पहली चीज याद रखना। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था जनवरी 2024 में फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज। वहीं पे गगनयान मिशन, गगनयान मिशन की प्रोग्रेस अगर आप देखो तो 2023 में सक्सेसफुल हमने टेस्ट कर लिया, जिसका नाम था दी TVD1। TVD1, दिस वाज द फर्स्ट अबॉर्ट टेस्ट, जिसमें टेस्ट ये करना था कि अगर हम गगनयान मिशन के अंदर जो हम कर रहे हैं, हम एक क्रू भेज रहे हैं, 4 लोगों की टीम या 3 लोगों की टीम जाएगी स्पेस में और वहां से वो लोग वापस आएंगे स्पेस की स्टडीज के लिए। हमने पहला टेस्ट कर लिया कि अगर वो उड़ते टाइम पे उनको, उस क्रू को एस्केप करना होगा, तो वो टेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक गगनयान मिशन विच वाज इज एक्सपेक्टेड कि इस साल होगा कंप्लीट, अनक्रूड मिशन हम भेजेंगे 2024 में। 2024 में हम एक मिशन भेजेंगे जिसमें कोई नहीं होगा, अनक्रूड मिशन होगा और वापस आएगा 2025 में। और इसी गगनयान मिशन से रिलेटेड वायोमित्रा, ये वायोमित्रा क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे। ये वायोमित्रा क्या है? अभी आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके बताओगे कि ये वायोमित्रा क्या है। 2025 में हमारा गगनयान मिशन कंप्लीट होगा। वहीं पे अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो पहला पुश हमने दिया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, विच वाज द फर्स्ट सच, यू कैन से PSU, जो हमने डिजाइन किया था किस लिए? कमर्शियलाइजेशन ऑफ इसरोज टेक्नोलॉजी। तो मई 2024 में NSIL हैज took over all the commercial activities which are related to India's remote sensing satellites। तो जितना भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है हमारा, वो अब कौन कर रहा है? NSIL कर रहा है, वो भी कमर्शलाइज्ड वे में। ठीक है, जितनी भी रिमोट सेंसिंग इंडिया के थ्रू होती है, जो भी सैटेलाइट्स IRNSS इस सीरीज में आए हैं, वो सारे सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च किए थे। अब जितने भी सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग में जाएंगे, वो कमर्शियली NSIL डील करेगा। वैसे ही अग्निकुल कॉस्मोस has successfully launched its sorted O1 vehicle in March 2024। मार्च 2024 में अग्निकुल कॉस्मोस ने एक सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया, किसका? सॉर्टेड E1, सॉर्टेड O1 व्हीकल का।
ठीक है, दिस वाज अ माइलस्टोन फॉर अ प्राइवेट स्पेस वेंचर इन इंडिया। ये जो अग्निकुल कॉस्मोस है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, ये एक कंपनी है, जो स्पेस, जैसे स्पेस एक्स एक कंपनी है, वैसे ही अग्निकुल कॉस्मोस इंडिया की एक कंपनी है, जिसने रिसेंटली एक लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया, जिसके लॉन्च व्हीकल का नाम है सॉर्टेड O1। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सक्सेसफुल लॉन्च था। वहीं पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है लॉन्च व्हीकल्स में, वो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स। ये NGLVs हम डेवलप कर रहे हैं। और ये NGLVs को डेवलप करते टाइम व्हाट वी आर टेकिंग केयर इज, सबसे पहला पेलोड की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाए, और दूसरा कॉस्ट हमारा कम हो जाए। ये जो NGLV होगा, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज का व्हीकल होगा, जिसमें सेमी क्रायोजेनिक, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन्स का यूज होगा। डन। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे डिस्कस करने करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आप बस बने रहो और इन पॉइंट्स को आप याद रखो, इस सेगमेंट को आप आगे पढ़ते जाओ। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, दिस इज अबाउट जेंडर बाइनरी। बेसिकली मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन में ही कि ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। GS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स एंड ऐसे के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर आप बात करो कि ऑप्शनल्स की, तो पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये 3 ऑप्शनल्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल किस चीज के बारे में है। आर्टिकल सिंपल है, जेंडर के बारे में बात की जा रही है। जेंडर, 3 चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। पहला, बायोलॉजिकल जेंडर। ठीक है। दूसरा, सोशल जेंडर। एंड तीसरा, नेचुरल और सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, 3 चीजें। बायोलॉजिकल जेंडर में अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, इधर इट कैन बी अ ट्रांसजेंडर, और इट कैन बी मेल और अ फीमेल। बट वहीं पे अगर आप सोशल जेंडर की बात करो, ठीक है, सोशल जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपका बायोलॉजिकल टेंडेंसी है टुवर्ड्स फीमेल, तो आपके अंदर वो फेमिनिटी और फेमिनिटी के एक्शंस को इनग्रेन किया जाएगा, सोशली आपको फीमेल बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी एक फेमिनिस्ट स्कॉलर है, सिमोन डिबीवर, शी सेज वुमन इज नॉट बॉर्न बट वुमन इज मेड अ वुमन। अ पर्सन इज नॉट बॉर्न एज अ वुमन, शी इज मेड एज अ वुमन। इसका मतलब क्या है, उसको सोसाइटी बनाती है वुमन। उसको पहले से ही बोला जाता है कि यू नीड टू बी इनसाइड द हाउस, यू नीड टू ड्रेस इन अ प्रॉपर वे, यू नीड टू प्ले विद डॉल्स, बिकॉज यू हैव टू बी अ मदर इन फ्यूचर। आपको जैसे एक बच्ची को डॉल दिया जाता है और वो उस डॉल का टेक केयर करती है, उसके बाल ठीक करती है, उसको कपड़े पहनाती है, और लाइक दैट मदरली फीलिंग्स दे आर इनग्रेन्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली। वहीं पे अगर आप बॉय की बात करो, ठीक है, तो बॉय को अलग तरीके के खिलौने दिए जाते हैं, उसको साइकिल दी जाती है कि जाओ खेलो, गन दिया जाता है कि जाओ खेलो इसके साथ, छोटे छोटे वो पटाखे दिए जाते हैं कि आप उसके साथ खेलो। ठीक है, लड़के को अलग ट्रीट किया जाता है कि लड़के रोते नहीं है, लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़की को अलग ट्रीट किया जाता है दैट यू आर वीक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की जा रही है इस एडिटोरियल में, वो ये है, क्रिकेट में बॉलिंग होती है, बॉल, एक क्रिकेट बॉलिंग करता है क्रिकेटर, तो एक लड़की जब बॉल करती है तो शी वो वैसे बॉल नहीं कर पाती है। ये एक ऑथर का यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे किस ऑथर का ये पर्सपेक्टिव है। बोला जा रहा है, एक थेरिस्ट ये भी बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल ये भी है इन इस ऑथर का, कि एक मेल बॉलर जब बॉल करता है तो उसकी वो बॉलिंग एग्रेसिव होती है और वो अपनी आर्म्स को खोल के बॉल करता है। वहीं पे अगर आप एक फीमेल बॉलर की बात करो, तो शी जस्ट हैज दैट हेजिटेंसी, जिसमें वो अपने आप और अपनी बॉडी को सिकुड़ के बॉल करती है। ठीक है, दैट इज जो नेचुरली और सोशली इनग्रेन किया जा रहा है बचपन से। वहीं पे अगर आप ट्रांसजेंडर्स की बात करो, तो ट्रांसजेंडर्स एक या ट्रांसजेंडर एक ऐसा यू कैन से चैलेंज है सेक्स और जेंडर के नाम पे। वो ये है कि
बायोलॉजिकल चीजों में एनामली है, ठीक है, जो ये एनॉमली हमें दिख रही है बायोलॉजिकली, वो आप बायोलॉजिकल और सोशल जेंडर दोनों को ट्रेवर्स कर रही है। इसका मतलब क्या है? एक ट्रांसजेंडर जिसके बॉडी पार्ट्स ना मेल के हैं ना फीमेल के हैं, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बायोलॉजिकली ना तो ये मेल है ना तो ये फीमेल है। सोशोलॉजिकली ये सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी इसको तब गाइड करेगी या सोसाइटी इसको तब मेल या फीमेल बनाएगी जब ये अपनी फीलिंग से उठ जाएगा। बट इसकी अपनी फीलिंग्स बचपन से ही आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो फीलिंग्स इसकी सेक्सुअल बिहेवियर को, इसकी जेंडर आइडेंटिटी को, इसके जेंडर बिहेवियर को पहले से ही गाइड कर रही होती है। तो सोशल जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है इसके सेक्स के ऊपर, इसके जेंडर के ऊपर, वो बाद में आएगा, वो पहले ही नहीं आएगा। अब इस एडिटोरियल को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑथर्स यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है रिजेक्शन ऑफ एसेंशियलिज्म, जेंडर एज अ परफॉर्म्ड एक्टिविटी। बिकॉज पहला है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज अबाउट बायोलॉजिकल सेक्स, कि बायोलॉजिकली अगर इंसान मेल है या फीमेल है, तो जो बायोलॉजिकली मिला हुआ है वही सोसाइटी भी कंस्ट्रक्ट करती है और वही सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी वही सब होता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखो तो अ वुमन कैन डू मस्कुलिनिटी एंड अ फीमेल मेल कैन डू फेमिनिटी। जैसे हमने सोसाइटी ने ये एक धारणा बना के रखी है कि औरत जो है घर में खाना बनाएगी और मर्द जो होगा वो बाहर जाके कमा के लाएगा। These are two different things. One is associated to masculinity and another is associated to femininity. Both can be reversed and both can be interchanged, है ना। नेक्स्ट है हमारा द बाइनरी। बाइनरी इज चैलेंजिंग दिस थियरी ऑफ मेल एंड फीमेल डिवाइड। बटलर सेज कि ये जो हमने बना के रखा है ना, कि एक सेगमेंट पूरा मेल का है, एक सेगमेंट पूरा फीमेल का है, ये बाइनरी, इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट होनी चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब ये है बेसिकली बाइनरी, ये जो जूडिथ बटलर है, वो अपनी इस बुक में जिसका नाम द जेंडर ट्रबल है, इस बुक में ये भी डिस्कशन करती है इस बारे में कि क्वीर जो कम्युनिटी है उनके यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनको करती है। बात असल में ये जूडिथ बुटलर बटलर ऐसे करती है कि अगर आप देखो, जो हमने एक कॉन्ट्रास्ट बना के रखा है दैट इट इज ओनली अबाउट मेल डूइंग मैस्कुलिनिटी एंड फीमेल डूइंग फेमिनिटी, इस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। एंड अ मेल एंड अ एंड फीमेल कैन हैव दिस पार्टनरशिप ऑल्सो, ठीक है, जहां पे एक फीमेल मैस्कुलिनिटी एंड एक फीमेल फेमिनिटी पार्ट प्ले कर रहे हैं, और वहीं पे अगर आप देखो तो सेम सेक्स कपल्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बटलर की इस थ्योरी से। पहली चीज, दिस इज द मेन चैलेंज ऑफ बटलर टू द बाइनरी थियरीज कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, और ये हेट्रोसेक्सुअल कपल्स ही हो सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी का इन्फ्लुएंस यहाँ से भी निकलता है बटलर की इस थियरी से। तीन चीजें हमने समझ ली। चौथी जो चीज हमें समझनी है वो है परफॉर्मेटिविटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेटिविटी इज अनकॉन्शियस इनैक्टमेंट ऑफ जेंडर रोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय अनकॉन्शियस इनैक्टमेंट ऑफ जेंडर रोल्स? एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस? दैट इज कॉन्शियस एक्टिंग आउट ऑफ द रोल। पहली चीज ये है कि परफॉर्मेटिविटी एक इंसान को अनकॉन्शियसली, लाइक एक फीमेल को नहीं पता होता है, उसको सोसाइटी करा देती है, उसको अपना सोशलाइजेशन, उसको अपनी फैमिली, उसको अपनी सोसाइटी जब बड़ा कर रही होती है, जब वो सोशलाइज हो रही होती है, तो उसके अंदर ये अनकॉन्शियसली चीजें होना स्टार्ट हो जाती है कि बेसिकली यू आर ए वुमन तो यू हैव टू बिहेव इन दिस वे, यू आर ए वुमन तो यू हैव टू बिहेव इन दिस वे, यू आर ए वुमन तो यू हैव टू डू दिस थिंग, यू कैन नॉट डू दैट थिंग बिकॉज यू आर अ वुमन, यू कैन डू दिस थिंग बिकॉज यू आर अ वुमन, ठीक है। दिस इज अनकॉन्शियस एनैक्टमेंट इन टू देयर माइंड्स। वहीं पे कॉन्शियस एक्टिंग, अ वुमन इज डूइंग समथिंग बाई बिकॉज देयर आर प्रिंसिपल्स बीइंग सेट, ठीक है। एक वुमन नर्सिंग का रोल ले रही है, ठीक है, एक वुमन एजुकेशन का रोल ले रही है, और ये एक जो है ना प्रिंसिपल सेट हो रहा है यहाँ पे कि आगे आने वाली वुमन जो है वो भी यही करेंगी। दैट इज कॉन्शियस एक्टिंग आउट ऑफ द रोल।
थर्ड कॉन्सेप्ट इज सोशल कंस्ट्रक्शन। दिस इज अ सोसाइटल डिस्कोर्स जो जेंडर के अराउंड चल रहा है, और ये डिस्कोर्स अभी तक बन रहा है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि जेंडर क्या करेगा, वुमेन क्या करेगी और मेल क्या करेगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज इंटरनलाइजेशन। दैट इज, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। व्हाट इज इंटरनलाइजेशन? ठीक है, सिंपल। जितने भी जेंडर के नॉर्म्स और जेंडर के रूल्स हमने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, वो जेंडर के रूल्स को इस हिसाब से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना या इनग्रेन करना आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में, कि उनको ऐसा लगे कि ये चीज नेचुरली है, ये नेचर हमें बोल रहा है करने को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेचर का एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है। नेचुरली क्या होता है, नेचर ने ट्रीज को बनाया, ठीक है, एंड वी सीम और वी थिंक दैट naturally trees have to produce what, O2, and they have to consume CO2. दिस इज नेचुरल, है ना, नेचुरल है ये। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो नेचर के एक्सेप्शन के अगेंस्ट में भी है, ठीक है, जैसे हमारा पीपल का ट्री है, विच रिलीजेस O2 एंड इनटेक्स O2 ऑल्सो, है ना। वहीं पे अगर आप देखो, ये नेचर में ही एक्सेप्शंस है। ट्रीज और प्लांट्स और हर्बीवोर्स, दीज ट्रीज, देर आर एक्सेप्शंस कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, बट वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को होस्ट कर रहे हैं, और इंसेक्ट उनके ऊपर पैरासाइट बन के ट्रीज को खा रहा है, ठीक है। कुछ ट्रीज इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स ट्रीज को खा रहे हैं। दीज आर सम एक्सेप्शंस, है ना, बहुत सारी, बहुत कम एक्सेप्शंस है ऐसे। ट्रीज नेचुरली कहाँ होने चाहिए? जंगल में होने चाहिए, फॉरेस्ट में होने चाहिए, ठीक है। या एनिमल्स एक्चुअली कहाँ होने चाहिए? फॉरेस्ट में होने चाहिए, वाइल्ड में होने चाहिए, बट हमने उनको डोमेस्टिकेट कर लिया। एंड नाउ द काउ, द डॉग एंड द हॉर्स, व्हाट दे थिंक करंटली इज कि हॉर्स का रोल नेचुरली ऐसा है, हॉर्स नेचुरली इस चीज के लिए बना है कि इंसान उसके ऊपर चढ़े और उसकी सवारी करे, ठीक है। ट्री का नेचुरल रोल ऐसा है कि इसको कल्टीवेट किया जाए, फिर उसको काटा जाए और फिर इसकी लकड़ी बनाई जाए। एनिमल का रोल ऐसा है कि इसको पहले ब्रीड किया जाए, फिर ये पैदा होगा, बड़ा होगा, इसको मार के खाया जाए। ये चीजें हमें अब नेचुरली लगने लगी है। वैसे ही जेंडर के नॉर्म्स भी हमें नेचुरल लगने लगे हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि एक वुमन का नेचुरल और नेचुरल, नेचर ने ही ये ऐसा बताया है, नेचर का ही ये ऐसा रोल दिया हुआ है, असाइंड रोल है कि उसको ये काम करने हैं। शी कैन नॉट डू दिस 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 एंड दैट। A male or a man or a man cannot cry. A woman uh, cannot shout. These are some of the stereotypes, and the internalization of these things is the concept which is being discussed here. देखो, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, एसेंशियलिज्म, परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर, परफॉर्मेटिविटी ऑफ जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्शन एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंटरनलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझाए ताकि आपको आगे आने वाली थियरी समझ में आ जाए। ये थियरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पहली थ्योरी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है जूडिथ बटलर की थ्योरी। जूडिथ बटलर एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर है। स्ट्रक्चरलिज्म किस चीज पे बेस्ड है? स्ट्रक्चरलिज्म बेसिक स्टडी कर रहा है स्ट्रक्चर्स की। सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि किंग होगा तो वो डिवाइन रूल के अकॉर्डिंग रूल करेगा, उसके साथ चर्च होगा, उसके साथ टेम्पल होगा, उसके साथ रिलीजन होगा। और फिर वो किंग कैसे रूल करेगा, उस किंग के नीचे कौन लोग होंगे, कौन सा इंसान कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, क्षत्रियास कौन होंगे, सोल्जर्स कौन होंगे, है ना। वैसे ही आपको ये समझना होगा, इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने वाले लोगों को स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिस्ट्स का मेन जो क्रिटिक था, वो थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये बोलता है कि जैसे आप देखो, जो हमारे ट्रांसेंडेंटल और हिस्टोरिसिस्ट स्कॉलर्स थे, जिनने पहले पहले थियरीज दी, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया, उन्होंने बेसिकली थियरीज किस चीज पे दी थी? कि लेबर्स एंड जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये जेंडर के बेसिस पे होगा, ठीक है। स्लेवरी
women slaves, women and those who are not natives to Greek, they were not allowed to vote. ठीक है, उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए गए थे, उनको वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं गए थे, है ना। स्लेवरी को प्रमोट किया जा रहा था, उसको बताया जा रहा था कि हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ है, तो ये ऐसे ही चलेगा। देन लेटर ऑन एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट कि इसको चेंज करना चाहिए हमें। वैसे ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो सोसाइटी में एक्चुअल धारणा बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्स, है ना, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो ये बेस स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है पॉलिटिक्स का, ये असल में इकोनॉमिक डिवीजन के ऊपर बना हुआ है, इकोनॉमी के ऊपर बना हुआ है, कि जो इलीट लोग हैं वो आपके ऊपर रूल करेंगे, और जो गरीब लोग हैं, प्रोलेटेरिएट क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसको हमेशा सड़ना पड़ेगा। एंड नाउ व्हाट मार्क्स इज सेइंग कि ये प्रोलेटेरिएट क्लास जो है ये रेवोल्यूशन में आएगा, और ये रेवोल्यूशन करेगा, एंड देन इट विल टेक ओवर द दिस स्ट्रक्चर एंड इट विल स्टार्ट रूलिंग, एंड देन इट विल एस्टैब्लिश कम्युनिज्म। ठीक है, दैट इज समथिंग विच मार्क्सिज्म सेज। वैसे ही जूडिथ बटलर इज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर एंड शी हाईलाइट्स दिस थिंग कि हमें ये जो जेंडर का ट्रबल है इसको खत्म करना चाहिए, वी शुड फ्री द वुमन। एंड ये जो वुमेन की आइडियोलॉजी है, ये असल में सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको बनाया गया है सोसाइटी के थ्रू, इसको रिप्रोड्यूस किया गया सोसाइटी के थ्रू, एंड देन इसको मेंटेन किया गया सोसाइटी के थ्रू, कि वुमेन को पर्टिकुलर बिहेवियर में रहना होगा, उनको पर्टिकुलर रिपीटेड एक्शंस करने होंगे, और उनको बस इस एक डिस्कोर्स के अंदर रहना होगा। ठीक है, बटलर बिलोंग्स टू द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, है ना, विच मेक्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्यूर थ्योरी। ये भी मैंने आपको समझाया कि कैसे वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे उनने कॉन्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट थिंग which we have to discuss is कि biologically if you talk about तो सेक्स क्रोमोसोम्स they are determined by DNA, है ना, कि कौन सा like एक मेल he can have a traits of female and something like that, Y chromosome, X chromosome, Down syndrome, you can understand that very well. On the other hand, social construct social constructivism, it explains that gender identity is constructed through discourse, सोसाइटी असल में जेंडर बना रही है। अब इन चीजों पे कुछ और ऑथर्स है जिन्होंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया या जितनी भी पॉइंट समझे वो यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। अब बात आ रही है कि ये जो ट्रेडिशनली आपके ऊपर रोल्स असाइन किए गए हैं, क्या आप इनसे डेविएट हो सकते हो। एक बच्ची अगर छोटे बाल रखे, लड़कों के जैसे बाल रखे, और वो लड़कों के जैसे ड्रेस करना स्टार्ट करे, तो देन शी इज बीइंग ओवरलुक्ड, और उसको देख के सोसाइटी में थोड़ा बहुत स्टीरियोटाइप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें शायद, जो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, टीयर वन सिटीज में रहते हैं, उतना नहीं दिखता है ये सब चीजें जितना रूरल एरियाज में ये असल में है, बहुत इनग्रेन्ड है रूरल एरियाज में। ठीक है, अगर आप इन स्टीरियोटाइप्स की बात करो, तो मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूंगा। 2 साल का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, नॉट 2 साल का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, यूपी के एक हथरस के शहर में उसकी बलि चढ़ाई जाती है इस चीज के लिए, ताकि स्कूल का प्रोस्पेरिटी हो, स्कूल के फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाए। स्कूल ने लोन लिया हुआ था और स्कूल में एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, 2 साल के बच्चे की बलि चढ़ाई गई इस चीज के ऊपर कि स्कूल में एडमिशन्स हो जाएंगे, और स्कूल में जो स्कूल के ऊपर लोन है वो लोन खत्म हो जाएगा। इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में आज भी। वहीं पे एरिस और आइरिस मैरियम यंग, जिन्होंने 1980 में एक ऐसे लिखा था, जिस ऐसे का नाम था फ्लोइंग लाइक अ गर्ल, अ phenomenology of feminine body comportment, motility and spatiality. This essay basically talks about some key aspects। जैसे ये ऐसे बोल रहा है कि आइरिस मैरियम यंग शी सेज कि गर्ल्स को यूजुअली ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्ट करेंगी दैट दे आर वीक, they are restrained, and they physically have less space and energy when throwing a ball। ठीक है, अंडरस्टैंड इट, if you throw a ball, you have less energy, you have less space, and you restrain your body. That is how this uh, concept of femininity is ingrained in the females compared to boys। वहीं पे शी ऑल्सो हाईलाइट्स दिस थिंग कि 19th सेंचुरी में अगर आप देखो तो पिंक वॉज कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन एंड ब्लू वॉज कंसिडर्ड एज वुमन,
बट वहीं पे अगर आप रिसेंटली 21st सेंचुरी की बात करो तो पिंक वॉज एसोसिएटेड टू फेमिनिन एंड ब्लू वॉज एसोसिएटेड टू मेल। सिमोन डी बीवर जिनकी बात मैं कर रहा था, 1949 में इनने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सेकंड सेक्स, in which she talks about this thing that one is not born but rather becomes a woman. That is how society and how social constructivism makes a female a woman. वहीं पे तीसरे हमारे ऑथर है जिनका नाम है गैल रूबिन। शी ऑल्सो आर्ग्यूज दैट sex is determined by biological factors while gender is shaped by social norms, that biologically you can be assigned that it is woman or it is men or it is male or it is a man or uh, it has the masculinity. But if you talk about gender, it is socially assigned to you. Society tells you how you have to behave, even if your biological parts are different, but you have to behave in such a way. Even if your mind consciousness says ki I too want to go for, you can say, shooting. I want to go for horse riding. Being a female, I want to go outside and work and do corporate business and reach higher heights or break the glass ceiling, which is in the defense forces, or break the glass ceiling of the CEO level. If you talk about नायका के सीईओज और बहुत सारे एमएनसीज हैं अभी जिनकी सीईओज बन चुकी है वुमन। यहाँ पे उस चीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फेमिनिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेसिक कॉन्सेप्ट की और सोसाइ ये सोशोलॉजिकल थियरीज की। इसीलिए मैं वो एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ। व्हाट गेल रूबिन इज सेइंग कि सोसाइटी आपके नॉर्म्स, जेंडर नॉर्म्स को डिसाइड करती है कि कौन सा जेंडर कैसे बिहेव करेगा। हाउएवर, Butler, she challenges the Gail Rubin's thought process, and she says that even sex subject to social interpretation, even this uh, phenomena behind the sex is also subject to social interpretation. Why? Because Butler says that we cannot experience biological sex apart from the social meanings attached to it. If you are biologically woman, it means that if you are biologically woman, then also you need to behave according to the social interpretations of a woman. Even if a woman feels that my womanhood is not in this thing, my womanhood is in some different thing, that I want to do something different than other women's, then it will not be considered according to society that she is a woman. She is behaving like a woman because society has set different set of parameters and different set of perspectives for womanhood. Understood. Therefore, both the sex and gender should be viewed as socially constructed. Butler is basically, see, she is more near to the social constructivism and post constructuralists. Okay. And post structuralists. That is why she basically will be radical and will be more critical, like the Marx was. है ना? Therefore, she will be totally against the social constructivism. And she says even gender ultimately subsumes the sex, कि आपको सोसाइटी के जेंडर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा चाहे आपका बायोलॉजिकल सेक्स कुछ भी हो। इवन इफ यू आर फीमेल, स्टिल यू हैव टू फॉलो द societal description and prescription which is related to womanhood. You cannot go beyond that. ठीक है? Therefore, one is not a woman, but one does womanness. ठीक है? Gender thus is defined as a stylized repetition of acts through time. ठीक है? चलो, लास्टली व्हाट दे हाईलाइट इज नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है हमारा इस एडिटोरियल में, दैट इज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय सेरानो। ठीक है? जूलिया सेरानो, जूलिया सेरानो राइट्स अ बुक। शी इज ऑल्सो अ ट्रांसजेंडर एंड बाइसेक्सुअल एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे आपका जो टोटल पर्सपेक्टिव था अभी तक से सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, जो जूडिथ बटलर और सिमोन डे बीवर या गेल रूबिन डिस्कस कर रही है, वो चेंज होने वाला है। जूलिया सेरानो सेज because she is transsexual woman and she talks about sexism and she talks about scapegoating of femininity. What she argues is that gender essentialism fails to explain the numerous individuals whose gender expression defies the societal expectations. Understand it.
their gender is male according to the social constructivists and according to the uh, biological whatever their traits are, physical traits are, biologically also they are male, uh, physically also they are male, sociologically they are behaving like male. But understand it, the gender expression, what they actually want, है ना, what their mind says, there is genetic anomaly, है ना, जो हम बोलते हैं ना डाउन सिंड्रोम, है ना, वो जब एक्चुअली में एक्ट करता है, जेनेटिक्स जब एक्ट करती है, तो इंसान बचपन से ही उस चीज को फील कर रहा होता है, दैट आई माइट लुक लाइक अ मेल, society might think that I am acting in a such scenario that I am a male, or I am acting as a male and I am working like a male, but my sexual orientation when it comes to my the natural or crude needs of sex, they are totally different. ठीक है, that goes beyond the social expectations. Therefore, Julia Serrano, she will now criticize both, and she will also agree to Simone de Beauvoir and Judith Butler. First, where will she criticize them? She will say that बटलर की जो थियरी है और सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो है, इट फेल्स टू अकाउंट द ट्रांसजेंडर एक्सप्रेशन. ठीक है, इट फेल्स टू अकाउंट दैट ट्रांसजेंडर्स whose gender expression is not merely a response to the social norms, but it often aligns with what feels right for the individual. जो उस इंडिविजुअल को अच्छा लग रहा है, जो उस इंडिविजुअल का दिमाग बोल रहा है, that I am not a male. Besides this thing that society accepts me as a male, society accepts me, and this biological world accepts me as a male. I do not think that I am a male. My mind says that I'm not a male. I'm not feeling that thing. That is where it crosses the borders. That is where the social constructivism fails. ठीक है, क्लियर कट यहां तक समझ में आई बात. उसके बाद Serrano also introduces the concept of subconscious sex. What does this mean? This subconscious sex, where individual minds are intrinsically inclined towards a certain gender identity, independent of the societal conditions, that the person, एक इंसान, who is subconsciously at his individual mind, वो अपने दिमाग के हिसाब से, जब वो पैदा हुआ, उसके दिमाग जब बना, उसकी बॉडी जब बनी, उसकी बॉडी के जीन्स जब बने, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो बॉडी का और उस माइंड का यू कैन से कोऑर्डिनेशन जब काम में आया, जब उसका कॉन्शियसनेस काम में आया, तो सबकॉन्शियसली वो फील करने लगा दैट आई एम नॉट अ हेट्रोसेक्सुअल, आई एम अ होमोसेक्सुअल. ठीक है, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी और आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी, आई डू नॉट फील दिस थिंग, आई फील दिस थिंग. दैट इज वेयर द इंडिविजुअल माइंड goes beyond the gender identity which is given to it, the independence, the societal identity which is given to it, and therefore it crosses the borders. और यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, कि मेल अलग बनाया जाता है, फीमेल अलग बनाई जाती है, जितना भी सिमोन डिबीवर या जूडिथ बटलर का आर्ग्यूमेंट था, वो ट्रांसजेंडर्स को कवर नहीं कर रहा है. वो लोग वहां पे फेल हो रहे हैं. वहीं पे सेरानो ऑल्सो अग्रीज दैट जूडिथ बटलर एंड सिमोन डी बीवर, that social norms, they too can influence or interpret one's subconscious sex, that even if a person is feeling something different, he will be always in that you can say sex dissonance, कि उसका दिमाग कुछ और बोल रहा है करने को, but due to societal pressures, due to gender pressures, due to the biological theories all around him, he has to behave in such different way. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपके लिए इसको बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन दीज टू स्लाइड्स, वन इज दिस स्लाइड एंड अनदर इज दिस स्लाइड ऑल्सो, जहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ये दो स्लाइड पढ़ो, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ो, तब भी समझ में आ जाएगा. जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज इन शॉर्ट what you can write in your answers. ये आपका रेडीमेड आंसर है अबाउट द जेंडर बाइनरी थियरीज. ठीक है, आपके ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
हर एक ऑप्शनल के लिए, हर एक ऐसे के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिसमें भी वुमन का डिस्कशन होगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है, दिस टॉक्स अबाउट डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हो, डिजिटल रेडियो होता क्या है। ठीक है, सिंपल है। डिजिटल रेडियो की बात करें तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, वन इज दी नॉर्मल रेडियो, जो आपको पता है कि यहाँ से जो मेन ब्रॉडकास्टिंग यूनिट होता है उसकी सिग्नल्स जो है ऊपर जाती है आयनोस्फीयर में, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और हमारे रेडियो के ट्रांसमीटर में या हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनमें रिसीव होने के बाद वो सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया जाता है। ये सिग्नल्स बेसिकली एएम और एफएम सिग्नल्स होती है या फ्रीक्वेंसीज होती है, जिनको हम इन नामों से जाना जाता है। दिस इज बेसिकली हाउ एनालॉग दी एनालॉग रेडियोज वर्क। बट वहीं पे अगर बात की जाए डिजिटल रेडियो की, डिजिटल रेडियो में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो इस न्यूज आर्टिकल में लिखी हुई है और दूसरी मैं आपको बताऊंगा। पहली है, द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग 3 to 4 चैनल्स ऑन ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। 3 से 4 चैनल्स एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकती है, किसमें, डिजिटल रेडियो में। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कैरियर होगा जिसके थ्रू 3 से 4 चैनल्स चलेंगे। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा एनालॉग रेडियो था, उस एनालॉग रेडियो में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये था कि इस स्टेशन के बाद जब सिग्नल निकला और वापस आया, ये सिग्नल अगर किसी बिल्डिंग से टकराया तो ये सिग्नल ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, ये सिग्नल बाउंस करना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा बहुत डिसरप्ट होता है, उसमें कम्युनिकेशन गैप्स आती है, लैग आता है। ठीक है, और आपको क्लियर कट आवाज या आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन सुनाई नहीं देती है जो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आ रही होती है। बट वहीं पे अगर आप डिजिटल रेडियो की बात करो तो डिजिटल रेडियोज में इनबिल्ट टेक्नोलॉजी होती है जो इस नॉइज को खत्म कर देती है। जब रिसीवर के पास सिग्नल आता है, ये बाउंस सिग्नल होने के बाद भी जब रिसीवर के पास सिग्नल आता है तो वो सिग्नल जो है वो रिसीवर उसको इंटरप्रेट कर लेता है, और इस बिल्ट इन टेक्नोलॉजी की वजह से इट हेल्प्स इट टू क्लीन एंड फिल्टर द ट्रांसमिशन। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल रेडियो ओवर द एनालॉग रेडियो। दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, बस यही दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, 3 से 4 चैनल्स ऑन सिंगल फ्रीक्वेंसी कैरियर। दूसरा, क्लियरिंग द नॉइज एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे ही याद रखनी है जैसे मैंने यहाँ पे बोली है। इसके बाद जो हम समझेंगे वो एक और आर्टिकल है हमारा, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। हु वाज दादा साहिब, एंड दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं। इट वाज बेसिकली द फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया जो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे आई थी। ये एक साइलेंट फिल्म थी। ठीक है, फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अ, इस आर्टिकल में ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं की गई है। किसको ये मिलने वाला है, जब ये मिलेगा 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगी, October 8 को होगी, जब ये मिलेगा तब देखा जाएगा। अभी बस इतना बोला जा रहा है, ये डिक्लेयर किया जा रहा है दैट मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा। ही हैज डन अराउंड 350 फिल्म्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। लिविंग दैट असाइड, वी आर कंसर्न्ड विद दादा साहिब फाल्के अवार्ड एंड इट्स हिस्ट्री। तो पहली फिल्म आई थी इंडिया में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आई थी, एक साइलेंट फिल्म थी जिसका नाम था राजा हरीश चंद्र मूवी। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। ये 1913 में आई थी। ये साइलेंट फिल्म थी तो इसके कैप्शंस मराठी, इंग्लिश एंड हिंदी, 3 लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किए गए थे। इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले, सेट डिजाइन, हर एक चीज एक इंसान ने किया था जिसको हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, जिनका नाम था दादा साहिब फाल्के। ठीक है, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। डन, ये चीजें याद रखनी है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड कैसे हुआ और दादा साहिब फाल्के कौन थे। ठीक है,
1870 में इनका जन्म होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये पैदा होते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स लाइक जे स्कूल ऑफ आर्ट और फोटोग्राफी, पेंटिंग, प्रिंटिंग बिजनेस, फिल्म मेकिंग, हर एक चीज़ में इन्होंने ट्राई किया था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म सिनेमा, और उन्हीं के नाम के ऊपर ये अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया। उनने बहुत सारी मूवीज़ शूट की, ऑब्वियसली उनने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया होगा, जिसमें मोहिनी भस्मासुर आती है, सत्यवान सावित्री आती है, श्री कृष्ण कृष्ण जन्म आता है। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो उनने एस्टैब्लिश की। उनके स्टूडियो का नाम बेसिकली फाल्के सेट अप द फर्स्ट स्टूडियो ऑफ इंडिया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी। दैट इज इट अबाउट दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। ठीक है। ये जो अवार्ड होता है, ये बेसिकली ऐसा एक अवार्ड होता है जो यूजुअली दिया जाता है किसको, जो भी डिक्लेयर होता है, जिसको डिक्लेयर करती है हमारी मिनिस्ट्री अबाउट दी आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आ रहा है, हमारे जो अश्विनी वैष्णव सर है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट दिया है दैट ये मिथुन चक्रवर्ती को, हु इज़ अ फिल्म एक्टर, विल बी गिवन दिस अवार्ड। एंड ये अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से आती है। बस, क्लियर। चलो, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट दी वेनेजुएला। अब मैं आपको बस इतना बताऊंगा, दो तीन चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। पहली चीज़ कि वेनेजुएला में क्राइसिस चल रही है, इलेक्शन क्राइसिस चल रही थी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इलेक्शन क्राइसिस चल रही थी। बेसिकली वहां पे दो लोग थे, वन वाज निकोलस मैदुरो एंड द सेकंड वन वाज एडमुंडो गोंजालेस। ठीक है। इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। निकोलस मैदुरो, हु won the election and claims that I have got 47% of the votes, while as no, 51.2% of the votes. ठीक है। while as the supporters of Edmundo Gonzalez, they say that 67% of the votes were in the favor of Gonzalez। उसके बाद क्राइसिस स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, और बहुत हाई लेवल पे चले प्रोटेस्ट। द काउंसिल ऑफ यूरोप ऑन मंडे हैज अवॉर्डेड द राइट्स प्राइज टू वेनेजुएलन opposition figure Maria Corina Machado for her struggle for democracy under the president Nicolas Maduro iron fisted rule। Basically, Maria Corina Machado, she is against this Nicolas Maduro, and West is supporting Edmundo Gonzalez, because whatever they are saying कि जो निकोलस मादुरो है, इसने जुडिशरी के ऊपर टोटल, और जुडिशरी और बाकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग्स के ऊपर अपना पूरा स्ट्रांग होल्ड बना के रखा है। और जुडिशरी ने भी, जजेस जो इसने खुद ही अपॉइंट किए थे इससे पहले, उन्होंने भी इसके इलेक्शन को अपहोल्ड कर लिया। जबकि एक सर्वे हुई थी वेनेजुएला में, एक्चुअल में इलेक्शन के बाद जैसे हमारे यहाँ पे ईवीएम्स है, वैसे वहाँ पे भी ईवीएम के तरह ईवीएम के साथ अटैच्ड एक वीवीपैट होता है। उसका एक लिस्ट निकलता है कि किस वोटर ने किस पार्टी को वोट डाला और किस पर्सन को वोट डाला। तो वो लिस्ट जो है वो निकोलस मैदुरो ने नहीं पब्लिश करी थी, और उनकी गवर्नमेंट ने बोला था कि वो लिस्ट जो है साइबर अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है। बट कैसे भी करके एडमंडो गोंजालेस के सपोर्टर्स ने इस चीज को निकलवाया, और उन्होंने ये क्लेम किया 67% ऑफ द वोट्स वेर इन फेवर ऑफ एडमंडो गोंजालेस। अब ये प्रोटेस्ट चलते हुए, देर वॉज अ प्रोटेस्टर एंड एक्टिविस्ट जिनका नाम है मेरिया कोरिना मचाडो, एंड शी वॉज नाउ गिवन दिस प्राइज। और जो प्राइज है, प्राइज का नाम है यूरोपियन राइट्स प्राइज। किसको मिला है? मेरिया कोरिना को। दो चीजें याद रखनी है, और क्यों मिला है ये भी याद रखनी है, वो कहाँ की है ये भी याद रखना है। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। For any assistance or for any help in your preparation, you can contact us on our numbers and our Telegram channel, जिस पे आपको इस डिस्कशन का पीपीटी भी मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।